सो चलिए हम लोग का जो यूनिट 3 चल रहा है आइडियल गैस। तो पहला जो यूनिट था उसमें हमने आइडियल गैस का क्या कंसेप्ट होता है और 3 जो गैसियस लॉ है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और हमारा एक और है क्या, गैस लुसेक लॉ। तो ये तीनों लॉ हमने गैसियस पढ़ लिए हैं। फिर जो बॉयल्स लॉ था और चार्ल्स लॉ था, दोनों से कंबाइन करके हमने आइडियल गैस का क्या एक जनरल इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में PB = R/T के फॉर्म में हमने कैलकुलेट किया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ तक तो हमने देख लिया है। अब हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे अभी कि ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है, जो जिसको कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ द गैस भी बोला जाता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हमें रियल गैस के लिए अगर फाइंड आउट करना होगा तब वो हमारा क्या होने वाला है वो इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है PB = R/T, ये जो इक्वेशन होता है ये आइडियल गैस का इक्वेशन होता है। ठीक है, आइडियल गैस का इक्वेशन होता है ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन दिया हुआ है PB = R/T। और अगर यहाँ पे n लिख देंगे तो n मोल के लिए हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको ये भी पता होगा कि हमने आइडियल गैस के लिए क्या क्या एजम्पशंस लिया हुआ है। तो मेन एजम्पशंस क्या था कि पहला के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो नहीं होना चाहिए, मतलब फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, प्लस इलास्टिक होना चाहिए। जो भी अगर कोलिजन हो रहा है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में या कंटेनर के बीच में वो इलास्टिक होना चाहिए। और दूसरा चीज़ हमने ये देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो मतलब कि जो दोनों के बीच में जो स्पेस है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है या वो बहुत दूर दूर पे होने चाहिए। या इसको एक दूसरे टर्म्स में भी हम ये बोल सकते हैं कि जो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का अगर हम वॉल्यूम लें तो वो बहुत ही कम होना चाहिए एज कंपेयर टू एक ओवरऑल गैस का वॉल्यूम ले। तो हमारा ये 2 एजम्पशंस के बेसिस पे, 2 नहीं बल्कि और 3-4 है, लेकिन ये 2 मेन अजम्पशंस है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग को डिराइव करने के लिए। पहला क्या कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में या 2 नहीं इवन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होना चाहिए या अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 होना चाहिए, और प्लस एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो बहुत बहुत कम होना चाहिए या मान के चलिए नेग्लिजिबल होना चाहिए एज कंपेयर टू ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्लियर है? तो ये 2 एजम्पशंस के बेसिस पे हमने ये डिराइव किया कि जो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है PB = R/T, जहाँ की P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R जो है वो इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और जो T है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन में है। तो हमारा यहाँ तक ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इस क्लास में देखने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई रियल गैस है तो वो रियल गैस के लिए हमारा जो इक्वेशन ऑफ स्टेट या फिर जनरल गैस इक्वेशन है वो क्या होने वाला है। क्लियर है? तो देखिए अगर रियल गैस में भी हम 2 केस लेते हैं। पहला केस ये लेते हैं कि अगर वो रियल गैस उसका जो प्रेशर है, उनके जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्रेशर फोर्स है वो मान लीजिए बहुत 0 है या नेग्लिजिबल के बराबर है, प्लस वो रियल गैस बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है। तो जब ये 2 कंडीशन फुलफिल होता है और साथ ही साथ जो रियल गैस का भी जो मॉलिक्यूल्स है, जो रियल गैस का जो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो भी एप्रिसिएबल, नेग्लिजिबल या बहुत कम है एज कंपेयर टू ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो उस केस में अगर ये 3 कंडीशन अगर ऐसा सेटिस्फाइड होता है तो वो रियल गैस कहीं ना कहीं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा, यानी कि ये सेम इक्वेशन हो जाएगा अगर ये कंडीशन रहता है रियल गैस के केस में। क्या क्या कंडीशन होने वाला है? एक तो वेरी हाई टेम्परेचर होना चाहिए, दूसरा जो प्रेशर जो होना चाहिए वो वेरी स्मॉल होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन क्या है कि हमारा जो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत या नेग्लिजिबल होना चाहिए ओवरऑल गैस के वॉल्यूम से। तो अगर ये पहला कंडीशन
दूसरा कंडीशन और ये तीसरा कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन इवन रियल गैस का भी अगर वो फुलफिल होता है तो उसको हम लोग ये बोलेंगे कि वो कहीं ना कहीं जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है, उसको वो फॉलो करेगा। PV = R/T, मतलब ये रियल गैस भी बिहेव करेगा आइडियल गैस की तरह। क्लियर है? तो पहला कंडीशन तो ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन अगर रियल गैस में भी अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि सपोज करिए कि अगर जो हमारा जो गैस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होते जा रहा है। पहला तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, इनके बीच में अगर मान लीजिए कि इंटरमोलिकुलर फोर्स और या अट्रैक्शन फोर्स जो है वो भी इंक्रीज हो गया, मतलब पहले ये नेग्लिजिबल था, अब इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स भी आ गया। पहले प्रेशर लो था, अब प्रेशर भी हमारा इंक्रीज हो गया। और ये भी मार लेते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स है इट बिकम एप्रिसिएबल कंपेयर टू टोटल गैस ऑफ द वॉल्यूम। इस और जो तीसरा केस था कि जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स था वो नेग्लिजिबल था एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। बट अगर एक रियल केस में ऐसा कंडीशन आता है कि उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स भी सफिशिएंट है, या मतलब कि टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एक एप्रिसिएबल अमाउंट है। तो अगर ये तीन कंडीशन जो यहाँ पे था इसका जस्ट अपोजिट वहाँ पे हो जाता है कि लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जगह लो टेम्परेचर भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? और इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी आ जाता है, और जो वॉल्यूम हो रहा है एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वो भी एप्रिसिएबल रह रहा है। तो उस केस में जो हमारा जो रियल गैस इक्वेशन होता है वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, PV = RT। तो अभी इसको अब नया इक्वेशन लाने के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसी में हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और मॉडिफिकेशन करके रियल इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए रियल गैस का इक्वेशन निकालते हैं। उस इक्वेशन को बोला जाता है वंडर वॉल इक्वेशन। क्या बोला जाता है? वंडर वॉल इक्वेशन। तो क्या होने वाला है? तो देखिए ये जो हमारा आइडियल जो गैस का इक्वेशन है इसी में हम मॉडिफाई करके वंडर वॉल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। किस केस के लिए? रियल गैस के केस में कि जब उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी प्रेजेंट हो जाएगा, और उसका जो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो भी एप्रिसिएबल हो जाता है। तब उस केस में जो हमारा ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो उसी में हम लोग मॉडिफिकेशन करके एक नया इक्वेशन निकालते हैं जिसको बोला जाता है वंडर वॉल इक्वेशन। क्लियर है? तो वो वंडर वॉल इक्वेशन क्या हो जाएगा? P + A/V² मल्टीप्लाई बाई V को हम लोग रिप्लेस करेंगे V - B = R/, जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, * T। अब यहाँ पे ये जो मॉडिफिकेशन किया गया है तो पहला प्रेशर आ गया, तो प्रेशर में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा आ गया, तो उसी को कंपनसेट करने के लिए हम एक नया टर्म्स A/V² ऐड कर देते हैं और इसको बोला जाता है फोर्स ऑफ कोहेशन। क्लियर है? और दूसरा यहाँ पे एक V टर्म्स आता है, जो वॉल्यूम एप्रिसिएबल हो जा रहा है तो उसमें सम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को माइनस कर दिया जाता है, जिसको कि हम B से डिनोट कर रहे हैं, और इसको बोला जाता है को वॉल्यूम। तो देखिए ये इक्वेशन जो है इस पे न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, बस हमें बस इतना याद रखना है। और अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल आता भी है इन केस में तो A/V² की डायरेक्ट वैल्यू आपको दिया रहेगा, या A की वैल्यू दिया रहेगा, V की वैल्यू दिया रहेगा और वॉल्यूम ऑलरेडी दिया रहेगा, तो वहां से भी ये पर्टिकुलर टर्म्स A/V² निकाला जा सकता है। मतलब A और B एक तरीके से कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दिया रहेगा, डायरेक्टली दिया रहेगा कि A की वैल्यू इतना है वंडर वॉल इक्वेशन के और B की वैल्यू इतना है। और अगर डायरेक्ट इस नाम से दे देगा कि फोर्स ऑफ कोहेशन इतना है तो मतलब आपको डायरेक्ट A/V² दे दिया है। को वॉल्यूम अगर बोलेगा तो इसका मतलब डायरेक्ट V की वैल्यू दिया हुआ है। तो ये बहुत रेयर चांस है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आए, और बस आपको बस ये एक पता होना चाहिए कि रियल गैस के लिए हमारा क्या इक्वेशन होने वाला है, बस वही हमारा यहाँ पे मेन पर्पज है। बाकी इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल आएगा। क्लियर है? इवन आप बीटेक लेवल में भी देखेंगे तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। तो आगे आने वाले क्लास में हम लोग को न्यूमेरिकल जब यूज करेंगे तो यही मेन इक्वेशन हमारा होने वाला है। क्लियर है? बस यहाँ पे याद क्या रखना है कि अगर ये जो आइडियल गैस है रियल में ये तीनों कंडीशन को फुलफिल
फुलफिल नहीं करेगा, कोई और कंडीशन आ जाएगा, तो उस केस में हमारा जो रियल गैस का जो इक्वेशन है वो वंडर वॉल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ये होता है। या एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा कि वंडर वॉल इक्वेशन को आप लिखिए, या वंडर वॉल इक्वेशन क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये है और इसमें ये टर्म्स कौन कौन से हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर एक रियल गैस है तो हायर प्रेशर पे जो हमारा रियल गैस है वो वंडर वॉल इक्वेशन को ज़्यादा अच्छे से फुलफिल करता है एज कंपेयर टू आइडियल गैस। और अगर यही रियल गैस अगर ये कंडीशन करेगा तब तो वो आइडियल गैस के इक्वेशन को फुलफिल करेगा। अब कौन कौन सा कंडीशन भाई? कि प्रेशर बहुत लो होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होना चाहिए, और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो बहुत बहुत कम होना चाहिए ओवरऑल गैस के वॉल्यूम से। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगा तब हमारा रियल गैस आइडियल गैस के इक्वेशन को फॉलो करेगा। बट अगर कंडीशन चेंज हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स आ जाता है, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो भी एप्रिसिएबल हो जाता है, तो उस केस में हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो इन वंडर वॉल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। या हम आइडियल गैस के इक्वेशन को कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो फिर वो एक नया इक्वेशन बनता है जिसको कि हम लोग वंडर वॉल इक्वेशन बोलते हैं। और हाई प्रेशर पे हम ये देखते हैं कि जो रियल गैस है वो वंडर वॉल को ज़्यादा अच्छे से फॉलो करता है, और लो टेम्परेचर में लो प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन को। क्लियर है? तो ये रहा हमारा एक इक्वेशन ऑफ द स्टेट रियल गैस के लिए, और ये था हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस के लिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और देखते हैं, एक और लॉ है उसको देखते हैं। चलिए, सो आगे हम लोग एक और लॉ देखते हैं, एवोगैड्रो लॉ। ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन है और इम्पोर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ये एक्चुअली लॉ क्या बताने की कोशिश करता है। क्लियर है? तो देखिए, ये जो लॉ बताने की ये कोशिश कर रहा है कि अगर यहाँ पे देखिए कीवर्ड क्या क्या है, दिस लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर वन में गैस कोई और गैस है, मान लीजिए कि इसमें नाइट्रोजन गैस है, दूसरा कंटेनर लेते हैं उसमें मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, तो अगर इसका जो वॉल्यूम कंटेनर वन का वॉल्यूम और कंटेनर टू का वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी सेम है, बट दोनों में अलग अलग गैस हैं, तो भी उस केस में क्या हो जाएगा कि जितने नंबर ऑफ मोल गैस वन के रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल जो है वो गैस टू के रहेंगे। इसका मतलब, इसका कंक्लूजन क्या हुआ? इसका कंक्लूजन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी कंटेनर में उसका वॉल्यूम भी सेम है, प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, तो सभी गैसेस का उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, क्लियर है, वो हमारा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये लॉ यही बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, द लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, अगर यहाँ पे एक और कंटेनर होता है उसका भी अगर वॉल्यूम मान लीजिए सेम होता है, टेम्परेचर भी उसका सेम होता है और प्रेशर भी अगर सेम होता है, तो उस कंडीशन में जो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो सेम होने वाला है। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल जो है वो सेम होने वाला है। अब यहीं से हम लोग एक चीज़ और बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ 1 kg मोल ऑफ ऑल गैस एट प्रेशर 760 mm of Hg and 273 Kelvin इक्वल टू 24.4। मतलब इसका मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी भी गैस का अगर प्रेशर मान लीजिए कि ये सेम है, ये एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्लियर है? तो अगर ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 0 डिग्री केल्विन 273 केल्विन दिया हुआ है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम सारे गैसेस का अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो कितना बराबर हो जाएगा? 22.4 मीटर क्यूब होता है। यानी कि जस्ट इसका अपोजिट बोल दिए, या अगर हम मतलब कि
और सबका मॉलिक्यूल्स कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। तो इसका मतलब आप समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमने कन्वर्ट मतलब कि कंपेयर किया वॉल्यूम के टर्म्स में, और यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर 1 kg मोल है सभी गैसेस का, अगर प्रेशर इतना है और टेम्परेचर इतना है, तो उस कंडीशन में सबका जो वॉल्यूम है वो सेम होने वाला है। मतलब इसको उल्टे तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये बोले कि सबका वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो उसका मॉलिक्यूल सेम होने वाला है। अब हम लोग इस कंडीशन में ये बोलने की कोशिश करें कि अगर हमें 1 kg मोल किसी मतलब कि गैस का निकालना है, अगर हमें 1 kg जो किसी ऑल गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स है, और अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि इतना प्रेशर दिया हुआ है, इतना टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उसमें वॉल्यूम क्या होने वाला है, तो वो वॉल्यूम भी सेम होने वाला है। तो अब कंडीशन यहाँ पे एक दे दिया है, और इसी कंडीशन को एक्चुअली बोला जाता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 kg मोल का जो 1 kg मोल ऑफ ऑल गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो 24.4 के बराबर होता है। क्लियर है? तो लास्ट एक सिंगल लाइन में मैं कंक्लूड अगर इस लॉ को करने की कोशिश करूं तो ये बोलूंगा कि सभी गैसेस का अगर वॉल्यूम सेम है, अगर उनका प्रेशर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो दो अलग अलग गैसेस का जो अगर हम मॉलिक्यूल्स अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएगा। क्लियर है ये? तो ये बोलता है हमारा एवोगैड्रो लॉ। अब अगर हम गैस का बारे में बात करें तो जो गैस का जो अगर हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना रहता है तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जो गैस का मास कितना है, और उसको अगर हम मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दें। मोलिकुलर वेट मतलब आप जैसे सुने होंगे कि जो नाइट्रोजन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 28 होता है, ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 32 होता है। मतलब जो पीरियोडिक टेबल से जो हम लोग मास निकालने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं मोलिकुलर वेट। तो अगर हमें नंबर ऑफ किसी भी गैस में नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे कि उसका गैस का मास कितना है, और अगर उस मास को हम मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल उस पर्टिकुलर गैस का निकल जाएगा। और जो इसका जो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस का जो यूनिट होता है वो होता है आपका केजी मोल। वो कैसे आता है देखिए, मास का यूनिट क्या हो जाएगा केजी, और जो मोलिकुलर वेट का जो यूनिट होता है वो होता है केजी पर केजी मोल। तो केजी कट गया तो हमें क्या मिला, केजी मोल। तो मतलब नंबर ऑफ मोल का जो यूनिट होता है वो केजी मोल होता है। क्लियर है? और अगर हमें मोलिकुलर वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा तो मोलिकुलर वॉल्यूम क्या हो जाता है कि उस पर्टिकुलर गैस का टोटल वॉल्यूम कितना है, और उसमें अगर हम नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मोलिकुलर वॉल्यूम मिल जाएगा। और मोलिकुलर वॉल्यूम तो जैसे टोटल वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, और नंबर ऑफ मोल का यूनिट अभी हमने क्या निकाला केजी पर मोल। तो ये मोलिकुलर वेट का जो है हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो मतलब अगर हमें किसी गैस का नंबर ऑफ मोल निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, और अगर हमें मोलिकुलर वॉल्यूम निकालना होगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूला जो है आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? तो चलिए हमने एवोगैड्रो लॉ देखा। एवोगैड्रो लॉ क्या बताता है कि सेम वॉल्यूम पे सभी गैसेस का जो टेम्परेचर है अगर प्रेशर भी सेम है तो नंबर ऑफ मोल जो होता है वो सभी गैसेस का वो सेम होने वाला है। और यहाँ पे हमने दो फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ मोल का और मोलिकुलर वॉल्यूम का। अब हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ अब हम लोग पढ़ लिए तो हम लोग एक इक्वेशन पढ़े हैं PV = RT। क्लियर है? तो ये जो RT जो होता है ये एक्चुअली कौन सा इक्वेशन है, आइडियल गैस का इक्वेशन है। क्लियर है? आइडियल गैस का इक्वेशन है। तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो R होता है ये R की वैल्यू को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, ये R क्या होता है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम लोग इसको बोलते हैं। क्लियर है? तो जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, तो देखिए अगर मैं इक्वेशन को R को केवल फाइंड आउट करना है तो R बार को एक साइड लूँ और बाकी सबको एक साइड ले जाएंगे।
P इंटू वी बार इंटू टी। तो देखिए अभी हम लोग ये देखें कि जो एवोगैड्रो जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग में मान लेते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 101.314 है और उस पर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 मीटर क्यूब होता है। क्लियर है। और हमें हमारा क्या है टेम्परेचर है उस पे क्या है 273 केल्विन है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा कि जो आर बार की वैल्यू होती है जिसको कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं वो हमारा कितना मिल जाएगा 8.3143 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। मतलब कि किलो जूल ये आ गया डिवाइडेड बाई केजी मोल केल्विन ये हमारा आ जाएगा। क्लियर है। तो ये रहा हमारा एक्चुअली ये यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग एक बार। 101.314 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 273.15 ये आ जाएगा 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। क्लियर है। ठीक है। तो ये वैल्यू याद आपको रखना है कि अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो इसकी वैल्यू नाम से ही क्या है ये यूनिवर्सल है मतलब हमेशा हर गैस के लिए इसकी वो जो वैल्यू होने वाला है वो सेम होने वाला है और वो कितना हो जाएगा 8.3143 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये हमारा होने वाला है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वॉल्यूम होता है और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा PV इक्वल टू nRT। और अगर हम इसको और एक अगर नंबर ऑफ मोल के लिए लिखें तो PV इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा R बार T। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो R बार की जो वैल्यू हम लोग नंबर ऑफ मोल लिखेंगे तो उस समय हम लोग क्या पुट करेंगे R बार की वैल्यू जो कि कितना होगा 8.314 और उसको क्या बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोला जाता है। और यहीं पर मैं एक और जो गैस कांस्टेंट है जिसको कि बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे अभी हम लोग क्या लिखे कि PB इक्वल टू हमने क्या लिखा nRT के बारे में लिखा। क्लियर है। अभी हम लोग अगर मैं आइडियल गैस का जो इक्वेशन है PB इक्वल टू nRT जहाँ पे P क्या है वॉल्यूम है P क्या है प्रेशर है V वॉल्यूम है N जो है वो नंबर ऑफ मोल है R बार जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T जो है वो हमारा क्या है टेम्परेचर है। तो अब अगर मैं मान लीजिए कि PB इक्वल टू N क्या है नंबर ऑफ मोल है। नंबर ऑफ मोल को अगर मैं मास में लिखने की कोशिश करूँ तो मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इंटू R बार इंटू T। क्लियर है। तो अब अगर इसको और अगर फर्दर सॉल्व कर लें तो R बार डिवाइडेड बाई म्यू इंटू टी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है। तो ये जो R बार अपॉन म्यू होता है इसी को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जिसको कि R से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे R जो है इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम अगर ये लिखें कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा R बार डिवाइडेड बाई म्यू। क्लियर है। तो ये यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं R बार इंटू म्यू। R और R क्या है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। तो मतलब अगर मान लीजिए कि ये कब यूज होने वाला है अगर हमें मान लीजिए कि किसी आइडियल गैस का कुछ न्यूमेरिकल दिया रहेगा उसमें प्रेशर दिया रहेगा वॉल्यूम दिया गया है मोल दिया है टेम्परेचर दिया है और गैस कांस्टेंट दिया है। तो उस केस में तो हम लोग मतलब कि सॉल्व कर लेंगे लेकिन मतलब मोल में मतलब कोई भी एक डेटा इसमें से कोई नहीं दिया रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे मोल दिया हुआ है तो उसको हम लोग पुट करके यहाँ पे गैस कांस्टेंट 8.31 पुट करके तो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सपोज करिए मोल के जगह में अगर वो आइडियल गैस का मास में अगर दिया हुआ है तो जब मास में दिया रहेगा तब हम लोग ये इक्वेशन को यूज करेंगे और अगर वो मोल में दिया रहेगा तो ये इक्वेशन को यूज करेंगे।
और फिर क्या चेंज आएगा दोनों में, अगर मोल अगर हम लेंगे तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू होती है 8.314, और अगर हम मास लेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट लेना होगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में मोलिकुलर वेट को डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये मोलिकुलर वेट क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमें नाइट्रोजन के लिए निकालना है, तो नाइट्रोजन के लिए हमारा मोलिकुलर वेट कितना होता है, 28 होता है। तो नाइट्रोजन के केस में हमारा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हमारा कितना हो जाएगा, 8.314 डिवाइडेड बाई 28। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के लिए अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालना होगा तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 314 डिवाइडेड बाई 32 मोलिकुलर वेट होता है। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कितना हो रहा है 8.314 डिवाइडेड बाई 28, ये आ जाएगा आपका 0.296। अब जिसका यूनिट देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या था हमारा, किलो जूल पर केजी मोल केल्विन था, और डिवाइडेड बाई 28 मोलिकुलर वेट, उसका यूनिट क्या होता है आपका केजी मोल होता है। तो केजी मोल तो केजी मोल कट जाएगा, तो इसका यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी केल्विन मिलने वाला है। क्लियर है। और अगर मैं 32 से डिवाइड कर दूंगा ऑक्सीजन के लिए, तब उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हमारा कितना हो जाएगा, 0.2598 किलो जूल पर केजी केल्विन। क्लियर है। तो ये यूनिट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हमने डिस्कस किया यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ टॉपिक कि हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट लिखा, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट डिस्कस किए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमने यहाँ पे निकाल लिया, वो क्या होता है, जो नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एग्जाम के लिए आपको ये पर्टिकुलर डेटा कभी दिया रहेगा, लेकिन मान लीजिए कभी नहीं दिया रहे तो क्या करना पड़ेगा, ये आर बार की वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। बट ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये वैल्यू अगर जहाँ भी मोल होगा तो सबके लिए आर की वैल्यू, कोई भी गैस हो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कोई भी गैस है, उसके लिए ये वैल्यू सेम होने वाला है अगर आप यहाँ पे मोल के टर्म्स में लिखेंगे। लेकिन अलग अलग गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट अलग होगा, और वो हम कैसे निकालेंगे कि अगर हम यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट उस पर्टिकुलर गैस के मोलिकुलर वेट को हम डिवाइड कर देंगे, तब हमारा वो समय कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट उस पर्टिकुलर गैस के लिए निकल जाएगा। और अगर मास में दिया रहेगा अगर, तो उस समय हम जो गैस का जो इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में यूज करेंगे, PV = mRT, जहां R यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और अगर ये मास की जगह मोल दिया रहेगा तो हम R की वैल्यू, बाकी सब तो सेम रहेगा, यहाँ पे बस R जो है वो R बार से चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा R बार क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो हमारा यूनिट 3 का जो पार्ट 1 था, क्लियर है, जहां पे हमें आइडियल गैस के कंसेप्ट दिए हुए थे, 3 अलग अलग लॉ दिए हुए थे, गैसियस लॉ प्लस कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट और फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और प्लस इक्वेशन ऑफ स्टेट, इतना टॉपिक मेंशन था। तो वो वाला पोर्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 में हमें क्या करना है, जो आइडियल गैस के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, क्लियर है, और पॉलीट्रॉपिक। तो ये अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं उसके ऊपर में आइडियल गैस का क्या मतलब कि इक्वेशन होने वाला है और क्या सॉल्व मतलब कि क्या उसके ऊपर न्यूमेरिकल बनने वाला है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये यूनिट इसलिए भी छोटा है, देखिए पहला पार्ट तो हमने 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। अब जो आगे आने वाला है तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग उन प्रोसेस के बारे में एक बार देख लिए हैं, क्लियर है, तो उसको यहाँ पे फिर से एक्चुअली पढ़ेंगे, लेकिन वो जल्दी से रिकेप करके कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा वो वाला पोर्शन भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग रिवीजन करते रहिए, और ये वाला जो पार्ट 3 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 से। ठीक है, चलिए।